या बताकर आपके अंदर का भय दूर कर देना चाहता हूं कि संस्कृत से जो भी डरने वाले बच्चे हैं अब बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि संस्कृत इतना आसान आपको दूसरा कोई विषय नहीं दिखेगा। क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ षष्ठ पाठों में, संस्कृत के 10 क्लास के षष्ठ पाठ है, छठे पाठ में भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारा का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय संस्कार यानी भारत के अंदर संस्कार की जो प्रवृत्ति है या संस्कार कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम इस पर कुछ बातें करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय संस्कार के रूप में जो 16 प्रकार के संस्कार आपको दिखाए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक से ही है, जिसको मैंने यहाँ पे पहले खंडन करने का काम किया है। उसके बाद हम पुस्तकों को पढ़ेंगे और इसका शब्दार्थ हम आपको समझाते चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि 16 प्रकार के जो संस्कार हैं यानी प्राचीन ग्रंथों में जो हम देखेंगे कि षड संस्कार यानी 16 तरह के संस्कार आपके लिए बताया गया है। यद्यपि जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें करते हैं कि जन्म से लेकर मरने के समय तक के जीवन में अनेक तरह के संस्कार होते हैं। और इस संस्कारों में जो 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका संस्कार गर्भधारण संस्कार की बात आता है। तो गर्भधारण संस्कार का मतलब आप समझ लें कि गर्भधारण का मतलब होता है गर्भ धारण करने पे जो संस्कार पूरा किया जाता है और जो कार्यकलाप पूरे किए जाते हैं उसे हम गर्भधारण संस्कार कहते हैं। दूसरा आपको पुंसवन यानी पुंसवन संस्कार कहा गया है। तो पुंसवन संस्कार के मतलब में आप देख रहे हैं कि गर्भ धारण करने की स्थिति में यानी जो माताएं गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण यानी गर्भ स्थिर हो जाता है। तो हो जाने के बाद पेट में बढ़ रही संतान के लिए उसकी रक्षा करना और उसके शारीरिक विकास का जो पूजा पाठ किया जाता है उसे हम पुंसवन संस्कार के नाम से जानते हैं। फिर आप तीसरे संस्कार के रूप में देखेंगे सीमांतोन्नयन संस्कार। तो सीमांतोन्नयन संस्कार का मतलब होता है कि गर्भ के अंतर्गत यानी कि माताओं के गर्भ में जो शिशु होता है, शिशु के मानसिक विकास का जो संस्कार किया जाता है, मानसिक विकास के लिए जो पूजा याचना किया जाता है उसे सीमांतोन्नयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर आप चौथे संस्कार में देखेंगे जात कर्म का संस्कार। तो जात कर्म के संस्कार में आप समझते हैं कि संतान के जब उत्पन्न हो जाने की स्थिति होती है, संतान जब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद वो जिस जात में जन्म लेता है उस जात के हिसाब से उसका कर्म जो होते हैं वो कर्म किया जाता है, जिसे जात कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर अगला इसका 5वां जो संस्कार है जिसे हम नामकरण संस्कार के नाम से जानेंगे। तो नामकरण संस्कार है, इसमें संतान को नाम देने के संस्कार जो किए जाते हैं, अर्थात बच्चे का जो नाम होता है नाम रखने का काम किया जाता है, यह नामकरण संस्कार के रूप में जाना जाता है। फिर आप देखेंगे इसके बाद नामकरण के बाद छठे संस्कार में आप देखेंगे निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार में जैसे जो भी बच्चे होते हैं, बच्चे गृह में पहली बार यानी घर से पहले बार निकलकर उसे सूर्य दिखाने की बात आती है यानी सूर्य दिखाने का काम कराया जाता है। वैसे स्थिति में ये अर्थात आप देखते हैं कि जब घर में बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण हो जाने के बाद जब आप देखते हैं कि उसे घर से बाहर निकाला जाता है यानी सूर्य दिखाने का जो प्रक्रिया होती है, इसे निष्क्रमण संस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर आप 7वें संस्कार में देखेंगे अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार में आप देखेंगे कि संतान को सबसे पहले अन्न खिलाने का जो संस्कार निभाया जाता है उसे अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर आप यहाँ अगले संस्कार में देखेंगे कि जो 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। तो चूड़ाकर्म और मुंडन तो समझ रहे हैं, मुंडन यानी बालों का मुंडन करना। तो संस्कार के यानी इस संस्कार में जो होता है सिर के बाल को उतारने का जो संस्कार पूरा किया जाता है उसे यहाँ चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार के रूप में जाना जाता है। फिर आप 9वें संस्कार में देखेंगे कि 9वें संस्कार में आपका कर्ण यानी कान को बेधना, कान को छेदना यानी संतान के कानों को बेधने का जो संस्कार पूरा किया जाता है उसे कर्ण संस्कार कहा जाता है। फिर आप 10वें संस्कार में देखेंगे उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार के बारे में आप समझते हैं कि उपनयन संस्कार का मतलब कि संतान को अर्थात पुत्र जो होते हैं या पुत्री होती है, जो संतान होते हैं, संतान को यज्ञोपवीत जो जनेऊ धारण कराने का संस्कार पूरा किया जाता है। अर्थात जब बच्चों को जनेऊ ग्रहण कराया जाता है, जनेऊ को धारण कराया जाता है, उसे उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। फिर आप 11वें संस्कार में देखेंगे वेदारंभ संस्कार। तो वेदारंभ में जैसे होता है गुरुकुल में शिष्यों को जो भी शिष्य होते हैं शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार पूरा कराया जाता है, उसे वेदारंभ यानी वेद का शुरुआत कराना, वेद का आरंभ कराना वेदारंभ संस्कार में आता है। फिर आप देखेंगे यहाँ समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार में होता है कि युवावस्था में जब शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं यानी शिक्षा समाप्त कर लेते हैं, तो शिक्षा समाप्त होने पर गृहस्थ जीवन जीने के लिए तैयार
कराने के लिए जो संस्कार पूरा किया जाता है वो ऐसे संस्कार को समावर्तन संस्कार के नाम से जानते हैं। फिर आप यहां देखेंगे विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार तो आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, विवाह संस्कार तो आपको और समझ में आता होगा, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं। तो यहाँ विवाह संस्कार में आप समझ रहे हैं कि संतान की उत्पत्ति तथा जो धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन कराया जाता है उसे हम विवाह संस्कार कहते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ वानप्रस्थ संस्कार। तो वानप्रस्थ संस्कार में आपको मिलेगा कि गृहस्थ जीवन को पूर्णतः भोगने के पश्चात, जब हम गृहस्थ जीवन जी लेते हैं तो भोगने के पश्चात उसे त्यागने की जो तैयारी किया जाता है उसे वानप्रस्थ संस्कार के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ 15वें संस्कार में देखते हैं संन्यास। तो सभी कर्मों से जब हम विरक्त हो जाते हैं, जो भी कर्म हम लोगों के जीवन में होता है वह सभी कर्मों से विरक्त हो जाते हैं, तो विरक्त होकर पृथ्वी पर जो परोपकार की बात आती है, परोपकार के संदर्भ में जो विचरने का संस्कार होता है वैसे संस्कार को संन्यास संस्कार कहते हैं। और उसके बाद 16वें संस्कार में अंत्येष्टि का जो संस्कार होता है, इस अंत्येष्टि के संस्कार में अर्थात आप जानते हैं कि मरने के बाद जो अंतिम क्रियाकर्म होता है वैसे संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो आप 16 तरह के संस्कारों को समझ गए और यही बात आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। 16 संस्कार को अलग अलग ढंग से जो संस्कृत बातें हैं, संस्कृत शब्द हैं या संस्कृत वाक्य है, वैसे वाक्यों में वर्णन किया गया। जैसे आप देखेंगे भारतीय संस्कारा, यानी भारतीय संस्कारा में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संस्कृते अन्यंतम विशिष्टम विद्यते यत् जीवन इहम समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति, यानी भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें तो अत्यंत ही विशिष्ट यह अपना स्थान रखा हुआ है। जीवन के समय समय पर यह संस्कार जो होते हैं इस संस्कार को पूरा करने का काम किया जाता है। अधम संस्कार शब्दम सीमितम वाग्मयस्य पूज्यते किंतु संस्कृत रूपेण मिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयते। अर्थात यह कहा जाता है कि यहाँ जो संस्कार शब्द है यह सीमित शब्दों में यानी वांग्मय रूप में इसकी पूजा होती है, किंतु संस्कृत रूपेण मिदम भारतस्य, संस्कृत के रूप में, संस्कृति के रूप में भारतस्य व्यक्तित्व रचयते, यानी भारत के जो संस्कृति है, भारत का व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व में इसका प्रयोग किया जाता है। इस संस्कार का प्रयोग जो होता है भारतीय व्यक्तित्व के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे विदेशा निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखम जिज्ञासवे पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तं परिचयं महत्वं निरूपतम्। अर्थात पाठ्य के संदर्भ में आपको इस संस्कार के महत्व के बारे में अलग अलग ढंग से बताए गए हैं। जैसे मैंने महत्व के बारे में बताया कि किस संस्कार का क्या महत्व है, ये सारे संस्कारों के साथ महत्व का जो वर्णन यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो वर्णन है। तो सबसे पहले हम आपको संक्षिप्त में कुछ बातें बता देना चाहते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ध्यान देने लायक बातें हम लोगों के बीच में आता है कि आज कि व्यस्त जीवन जो होता है, इस व्यस्त जीवन में संस्कारों की महत्ता अब उतनी नहीं रह गई है जितना हम पहले संस्कारों के महत्व को समझते थे। और जितना पहले संस्कार के महत्व के हिसाब से कार्य होता था, इनमें से कई संस्कार तो आधुनिकता के हिसाब से आज देख रहे हैं कि दौर बदलते जा रहा है, समय परिस्थितियां बदलती जा रही है। इस बदलती हुई परिस्थितियों में अर्थात इस समय के तेज प्रवाह के कारण कुछ संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। अब प्राय आप देखेंगे 8 ही तरह के संस्कार आपके समाज में देखने के लिए मिलते हैं और आप समझ पाते हैं। जैसे आप देखेंगे जात कर्म का संस्कार कि आप किस जात के हैं, आपके जात का नामांकन कर दिया जाता है, नामांकन या आपका नाम का नामांकन किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है, चूड़ाकर्म का संस्कार हो जाता है, कर्णभेद संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, विवाह होता है और अंत्येष्टि का संस्कार होता है। ये 8 संस्कार ही आज हम लोग के जो स्थिति है इस स्थिति में समाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसमें भी देखें कि इसमें भी कई संस्कारों का क्षय होते हुए नजर आ रहा है। इस संस्कारों में जैसे बदलती हुई परिस्थितियां जो है, इतनी तेजी से परिस्थितियां बदलती जा रही है, इतना तेजी से हम लोग आधुनिकता में प्रवेश करते जा रहे हैं कि संस्कार जो है मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर हो गया है। क्योंकि संस्कारों के प्रति जो हम प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, या प्राचीन काल में भी धार्मिक जो भाव होता है, लोकजन होता है, ऐसे हृदय पे एक तरह से बना हुआ है, वह आज विस्तृत जैसा हो गया है। अब संस्कार मात्र जन्म, विवाह और मृत्यु की बात हम समझ पाते हैं। संस्कार का बस यही 3 महत्व हम लोग समझ पाते हैं कि जन्म हुआ, विवाह हुआ, मृत्यु हुआ तक ही सीमित रह गए हैं। किंतु मेरा यह मानना है कि भले ही हम कुछ संस्कारों को माने या न माने, चाहे भिन्नता हो या विभिन्नता हो, हमें अपने संस्कारों को या अपने संस्कृति को तो याद रखना ही चाहिए। हम मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है,
लेकिन अपनी संस्कृति को तो हमें जानना जरूरी होता है। जानने का एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम अपने संस्कृति को समझें, अपने संस्कृति को माने या न माने, लेकिन समझें, उसके बारे में हम जानकारियां रखें। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही एक चैलेंजिंग विषय बन जाता है कि संस्कृति को समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति संस्कृति को नहीं समझ पाया वह दुनिया के किसी चीज को कभी नहीं समझ पाएगा। अर्थात वो शिष्टाचार, सभ्यता, ऐसे शब्दों को समझना तो उसके बस की बात ही नहीं होगी। इसलिए छात्रों, आप याद रखें, इस संस्कृति को समझें, इस संस्कृति को निश्चित रूप से माने न माने, लेकिन इसको समझने का प्रयास जरूर करें, ताकि आप सभ्य हो सकें और समाज के लिए आप एक तरह से मार्गदर्शक भी बन सके। फिर आप देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है कि भारतीय जीवन में प्राचीन कला संस्कारा महत्वधारया, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन कालों से यह संस्कार जो है अपना महत्व धारण किया हुआ है। प्राचीन संस्कृत विज्ञान संस्कार व्यम जायते, यानी प्राचीन कालों से आप देखेंगे कि यह संस्कार जो है अपना स्थान रखा हुआ है। अत्र ऋषिणाम कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावरेषु वेद मंत्रणाम पाठम वरिष्ठाणाम आशीर्वाद होम परिवाद सदस्य सम्मेलन च भवेत, यानी परिवार के आशीर्वाद के रूप में देखेंगे। होम यानी घर, इस तरह से परिवार के जो सदस्य हैं, जो सम्मेलन होता है, ये सारी स्थितियों को तो आप देखते हैं घरों पे। और ऐसे स्थितियों में आप खासकर तत्सर्व संस्कारानुष्ठते संभवती, ऐसे संस्कारों में खासकर यह संभव हो पाता है। एवं संस्कार महत्तम धारयन्ति, और इस तरह से संस्कार अपने महत्व को धारण किए रहता है। किन संस्कार से मौलिक अर्थम परिमार्जन रूप गुणाधान रूपस्य न विस्मयर्थे, और यह संस्कार की जो बात आप देखेंगे कि मौलिक अर्थ में जो परिमार्जन रूप में आप देखेंगे कि इसका गुण इस प्रकार से है कि विस्मय धारते, या एक तरह से विस्मय रूप में धारण किया हुआ है। अतः संस्कार मानवस्य प्रयस्य परिमार्जन दोषापन ने गुणाधन योगदानम कुर्वन्ति, और इस तरह से संस्कार जो है अपने गुणों को धारण किया हुआ है। और आज भी हमारे समाज में जो संस्कारिक व्यक्ति है, अर्थात जो शिष्टाचार में लीन है, जिसके अंदर शिष्ट विचारधाराएं हैं, वह आज भी समाज के अच्छे व्यक्ति के रूप में ही जाना जाता है। क्योंकि जो अशिष्ट होता है, जिसके अंदर संस्कार ही नहीं होता है, उसे समाज में लोग अलग अलग ढंगों से, अलग अलग नामों से भी जानते हैं। फिर संस्कारा प्राणायाम पंच विद्या, संस्कार को ऐसे 5 विद्या के रूप में संति जन्म पूर्वाश्रम शैशवाशिष्टम साक्षरम पंचम गृहस्थ संस्कारम विवाहम एवं मरणोपराश्य, अर्थात जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज संस्कार को 5 रूपों में खासकर सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। और लोग इतना ही संस्कार को समझ पाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि शैशवा संस्कार जो होता है, यानी कि जन्म पूर्व के संस्कार को समझ पाते हैं। शैशवा संस्कार को सट में शैक्षिका पंच गृहस्थ संस्कार को समझ पाते हैं। विवाह रूप को समझ पाते हैं। एक मरणो से, यानी मरने के बाद के जो अंतिम दशा होता है, यानी मरने के बाद जो अंतिम क्रियाकलाप किया जाता है, उस संस्कार को तो सभी लोग समझ पाते हैं। एवं 16 संस्कार भवन्ति, और इस तरह से 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार गर्भधारणम पुष्पवनम सीमांतम चेती त्रयो भवन्ति, अर्थात जैसे मैंने पहले ही बताया कि पुंसवन सीमांतो नयनम, जो मैंने बताया सीमांतो नयनम, इसके बाद चेती त्रयो भवन्ति, और अत्र गर्भ रक्षाम गर्भस्य, और इस तरह से गर्भ रक्षा के लिए गर्भस्य जो लोग होते हैं, संस्कारणम गर्भस्य प्रसन्नतम चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ति शैशवा संस्कारेषु जात कर्म नामांकरणम निष्करणम अन्नप्रशासन चूड़ाकरणम कर्ण विदेशी क्रमशः भवन्ति, और इस तरह से जो जात कर्म होता है, नामांकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, शैशवा संस्कार, यानी ये संस्कार के क्या होते हैं कि यह प्रकार हुए। जैसे शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभम, शिक्षा संस्कार में क्या होता है, अक्षरों का शुरुआत जो किया जाता है। उपनयनम वेदारंभम, उपनयन संस्कार जैसे मैंने बताया कि जिसमें जनेऊ की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वेदारंभम यानी वेद का जहाँ पे शुरुआत किया जाता है। केशांतम समावर्त चेती संस्कारम प्रकलिप्ता, और इस तरह से अक्षरारंभम अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धते, और इसमें क्या होता है कि अक्षर लिखना, अंक लिखना शिशु का प्रारंभ माना जाता है। उपनयन संस्कारम अर्थम गुणनाम शिष्य स्व गृह नयनम भवति, और उपनयन संस्कार में जो होता है गुणम शिष्य स्व, यानी गुरु और शिष्य स्वयं क्या करते हैं कि गृहम नयनम भवति तत्र शिष्यम शिक्षा निवायम पालयान अध्ययन करोति, और वहां पे
जो शिक्षक जो होते हैं शिष्य को शिक्षा का यहाँ पे पालन कराने की बात बताते हैं, अर्थात वहां पे गुरु की सीख दी जाती है। ते नियम ब्रह्मचार्य व्रतम समाविष्टा, और इस तरह से ब्रह्मचार्य नियम का यहाँ पालन करने की बात की जाती है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते थे, प्राचीन काल में इसीलिए शिष्य को ब्रह्मचारी माना जाता था। और आज आप देख रहे हैं आज का दौर कितना आधुनिकता से जुड़ गया है कि यहाँ ब्रह्मचारी का शब्द ही लोग नहीं समझ पाते हैं। और प्राचीन कालों में जो शिष्य होते थे उसे ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था, या ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए यह नियम का पालन करना होता था। स्वगृह एवं शिष्यम वेदारंभ करोति स्म, यानी अपने घरों पे गुरुगृह एवं शिष्यम वेदारंभ करोति स्म, गुरु के घर पे रह के वेद का आरंभ करना यह बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए कार्य हुआ करता था। वेदनाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेदों में जो महत्व दिया गया है कि प्राचीन शिक्षा का जो महत्व है उत्कृष्ट मन्यते स्म, इसे उत्कृष्ट माना गया है। केशांत संस्कारे गुरुगृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्मम भवति स्म, अत्र गोदानम मुख्य कर्मम, और अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कृतोपि लभ्यते। समावर्त संस्कार शिष्य गुरुगृहात् जीवन गृहस्थ जीवन में प्रवेश थे, और उसके बाद जो होते थे गुरु के घर से आने के बाद जो बच्चे होते थे गृहस्थ जीवन जीने के लिए तत्पर होते थे, क्योंकि शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदेशयन् गृहं प्रेष्यति, उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मं प्रतिपादयन्ते यथा सत्यम पदम धर्मम चरम स्वाध्याय प्रमदम इत्यादि। और इस तरह से जब वो घर पे आते थे तो उन लोगों के लिए कुछ बातें जो सीख के रूप में दी जाती थी, जिसे सत्यम पदम सत्य बोलो, धर्मम चरम धर्म पे चलो, और ऐसे बातें स्वाध्याय प्रमद इति या स्वाध्याय की बातें होती थी, और ऐसे शिष्यों को पूरा करना होता था। फिर आप देखेंगे विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वसुतः गृहस्थ जीवनम प्रवेशति, विवाह संस्कार जब मनुष्य का होता था तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। विवाह पवित्र संस्कार मतम यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, और विवाह संस्कार में देखोगे कि किस तरह के नाना विधानी कई प्रकार के विधियों का पालन होता था। कर्म कांडानी कई तरह के कर्मकांडों का यहाँ पालन होता है। तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृह, उस कार्यों में जो कर्मकांड होते हैं जिसमें वाग्दान होते हैं, मंडप का निर्माण होता है, वधु गृह होता है, वर पक्ष से स्वागतम, वर पक्ष का स्वागत करने की बात आता है, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर वधु परस्पर निरीक्षण के कार्य करते हैं। इसके बाद कन्यादानम, कन्यादान का कार्य होता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना की जाती है। पाणिग्रहम, हाथ देने का काम किया जाता है। लज्जा होमम, सप्तपदी सिंदूरदानम, और इस तरह से सिंदूरदान के भी काम होते हैं इत्यादि कई तरह के ऐसे कार्यों को यहाँ देखने के लिए सामने मिलता है, जो आप देख भी सकते हो, ऐसे संस्कारों में देखने के लिए अक्सर मिलता है। पुनरावर्तते जीवन चक्रम च भ्रमति, और इस तरह से जीवन चक्र जो होता है पुनरावृत्त करता है। और मरणादंतम अंत्येष्टि संस्कारम अनुष्ठेयते, और इस तरह से सबसे अंतिम संस्कार जो होता है यह आपका अनुष्ठेयते यानी अंत्येष्टि संस्कार के रूप में जाना जाता है, जो 16वें संस्कार के रूप में जाना जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनम महत्वपूर्ण मुपादनम संस्कारम इति, इस तरह से भारतीय जीवन में यह महत्वपूर्ण रूप से संस्कार का एक महत्व अपना विशेष रूप से है। इस महत्व का अगर आप थोड़ा सा भी अपने अंदर इस विचारधारा को लाते हैं तो इस महत्व को आप समझ सकते हैं। तो आज बस हम लोग इतना ही समझेंगे, फिर हम अगले सीरीज में अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद आप सभी को। आप अगले सीरीज का इंतजार करते रहें।